इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। मेढर सेक्टर में हादसाती तौर पर ग्रेनेड फट पड़ा। फौज के एक अफसर और एक के जेसीओ की मौत हो गई है। कैप्टन आनंद और नायब सूबेदार भगवान सिंह की मौत हो गई। इस वाक़े में 5 अफराद जख्मी हुए। कल रात पेश आया ये वाक़या। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहाँ मेढर सेक्टर में हादसाती तौर पर ग्रेनेड फट पड़ा। फौज के एक अफसर और एक जेसीओ की मौत हो गई है। कैप्टन आनंद और नायब सूबेदार भगवान सिंह की मौत हुई है। इस वाक़े में 5 अफराद जख्मी भी हुए। कल रात यह हादसा पेश आया। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के मेढर से, जहां मेढर सेक्टर में हादसाती तौर पर ग्रेनेड फट पड़ा है। फौज के एक अफसर और एक जेसीओ की मौत हो गई। कैप्टन आनंद और नायब सूबेदार भगवान सिंह की मौत हो गई। इस वाक़े में 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुनीश से, जो इस वक्त फोन के जरिए हमारे साथ जुड़े। मुनीश, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मेढर सेक्टर से, जहां पर हादसाती तौर पर एक ग्रेनेड फट पड़ा। किस तरह से फटा, कुछ तफसील मिल पा रही है? जी अगर ऐसे की खबर ये मिल रही है कि लेट नाइट जो है फॉरवर्ड एरिया है एलओसी पे, तो वहाँ ये जो है अपना कैप्टन आनंद की अगुवाई में गश्त चल रही थी। तो इस दौरान किसी जवान का ग्रेनेड जो है गिर गया और उससे उसमें धमाका हो गया, जिसमें 7 लोग जख्मी हुए थे, जिनको फौरी जो है एयरलिफ्ट करके उधमपुर भेजा गया, जहाँ पर कैप्टन और नायब सूबेदार की जो शहीद हो गए अपनी ड्यूटी करते हुए, और बाकी 5 लोग जो जख्मी हुए उनको उधमपुर में उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल, जो जख्मी है उनकी हालत कैसी है, इस ताल्लुक से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ऐसे जख्मी में 2 की हालत जो है वो जो है नाजुक बताई जा रही है, और बाकी जो 3 है उनकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। चलिए मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कल हुए मिलिटेंट हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के एएसआई विनोद कुमार को गुलाए अकीदत पेश किया गया। हमहमा बडगाम में कायम आरटीसी में सेरेमनी हुई। इस दौरान आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद रहे। इन्होंने मुल्क के नाम अपनी जान निछावर करने वाले विनोद कुमार को खराज अकीदत पेश किया। स्पेशल डीजी दिलजीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहीद विनोद कुमार को उनकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए इन्हें आबाई इलाके उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद भेजा गया है। घटना में एएसआई विनोद कुमार शहीद हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस केस को वर्कआउट हो, और जो मुलजिमान हैं इसमें, जिनके द्वारा ये घटना की गई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द। धन्यवाद। पुलवामा में कल मिलिटेंट हमले में शहीद हुए एएसआई विनोद कुमार को आरटीसी हमहमा में गुलाए अकीदत पेश किया। यहाँ पे फौज के आला अफसर मौजूद रहे। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनके आला अहदेदार भी यहाँ पे मौजूद रहे। ऐसे विनोद कुमार जो फारुखाबाद यूपी के रहने वाले हैं, अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे पुलवामा में, जहाँ पर कल गोगो क्रॉसिंग पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की और उस हमले में एएसआई विनोद कुमार शहीद हुए। एएसआई विनोद कुमार को उनकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए उनको अपने आबाई इलाके भेज दिया गया है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए हमहमा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। इस वक्त श्रीलंका से बड़ी खबर आ रही है। श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। कारगुजार सदर रानिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी का ऐलान किया। आपको बता दें कि श्रीलंका के सदर ने मुल्क छोड़ दिया था। उसके बाद वो सिंगापुर चले गए थे, जहाँ से जाने के बाद उन्होंने अपना रिजिग्नेशन भेज दिया था। रानिल विक्रमसिंघे को कारगुजार सदर बनाया गया। श्रीलंका में इमरजेंसी का उन्होंने ऐलान कर दिया है। कारगुजार सदर रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान किया। तो बड़ी खबर इस वक्त श्रीलंका से आ रही है। श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। कारगुजार सदर रानिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी का ऐलान किया। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है श्रीलंका के हालात पर, जिस तरह के वहाँ पर सियासी और माशी हालात बने हुए हैं, इसको देखते हुए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। श्रीलंका में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कारगुजार सदर रानिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी का ऐलान किया। सार्फिन की जेब पर आज से मजीद बार पड़ेगा। बाज डब्बा बंद और पैकेट वाली मार्का शुदा अशिया जैसे पेंसिल, कैंची, एटलस, ड्राइंग करने की स्याही, चेकबुक, एलईडी लैंप्स, सोलर वाटर हीटर समेत दीगर अशिया पर आज से आवाम को 5 से 18% जीएसटी अदा करना होगा। इसके साथ साथ
खिदमत के शोबे में भी सार्फिन को ज्यादा जीएसटी अदा करने होगा। अस्पताल में 5,000 से ज्यादा के किराए वाले कमरों पर 5%, जबकि होटल के 1,000 रुपए के किराए वाले कमरे पर अब 12% जीएसटी लगेगा। इसके साथ साथ ब्लेड, पेपर, कैंची, शार्पनर और चम्मच पर 18% जीएसटी अदा करना होगा। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे भावना इस वक्त हमारे साथ जुड़े। भावना, आज से ग्राहकों को काफ़ी मुश्किलात पेश आने वाली है। महंगाई का दौर लगातार चल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें तो बढ़ी रही थी, लेकिन रोज़मर्रा जो डेली इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं उस पर भी आज से महंगाई बढ़ रही है। भावना, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? शायद राब्ता नहीं हो पा रहा हमारे नुमाइंदे से, लेकिन आपको बता दें कि सार्फिन की जेब पर आज मजीद बार पड़ने वाला। अभी तक पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ने से लोग परेशान थे, लेकिन आज से बाज डब्बा बंद और पैकेट वाली जो मार्काशुदा अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। पेंसिल, कैंची, एटलस, ड्राइंग करने की स्याही, चेकबुक, एलईडी लैंप्स, सोलर वाटर हीटर समेत दीगर अशिया पर आज से आवाम को 5 से 18% जीएसटी अदा करना होगा। इसके साथ साथ खिदमत के शोबे में भी सार्फिन को ज़्यादा जीएसटी अदा करना पड़ेगा। अस्पताल में 5,000 से ज़्यादा के किराए वाले कमरों पर 5%, जबकि होटल के 1,000 रुपये किराए वाले कमरे पर अब 12% जीएसटी लगेगा। इसके साथ साथ ब्लेड, पेपर, कैंची, शार्पनर और चम्मच पर भी 18% जीएसटी अदा करना होगा। तो आवाम पर महंगाई की लगातार मार पड़ रही है। अभी तक पेट्रोल, डीजल, गैस इन चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा था, लेकिन आज जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो हमारे घर में इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं, जो हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उन पर भी महंगाई की मार पड़ने वाली है। उन पर भी जीएसटी लगाया जा रहा है। बाज़ डब्बा बंद और पैकेट वाली जो मार्काशुदा अशिया हैं, जैसे पेंसिल, कैंची, एटलस, ड्राइंग करने के लिए स्याही, चेकबुक, एलईडी लैंप्स, सोलर वाटर हीटर, इन सब पर भी जीएसटी आज से लगा दिया गया है। भावना हमारे साथ जुड़ गए। भावना, लगातार हम देख रहे हैं महंगाई की मार आवाम को झेलनी पड़ रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस से तो लोग परेशान थे, अब जो रोजमर्रा डेली यूज वाली चीजें उस पर भी जीएसटी अदा करनी पड़ेगी। और बिल्कुल जिस तरह से आप देख रहे हैं, लंबे वक्त से महंगाई की मार आम जनता झेल रही है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, सीएनजी के रेट बढ़े, पीएनजी के रेट बढ़े, घरेलू जो ईंधन है उसके भी रेट बढ़ चुके हैं। आपको पता है 1,000 रुपए से ज्यादा इस वक्त हो गए हैं। लेकिन अगर बात करें आज की जो खबर है, आज भी आम आदमी के लिए ये बुरी खबर है कि देखिए जिस तरह से महंगाई का बोझ जो है आम आदमी झेल रहा है, इसी बीच जो है आज से कुछ आइटम्स पे जीएसटी लागू हो रहा है, जिसके बाद चीजें जो है खाने पीने वाली जो वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाएंगी। पनीर, दूध, लस्सी, छाछ पर 5% जीएसटी लगेगा। ये देखिए रोजाना इस्तेमाल की चीजें हैं, दूध, दही लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं, वहीं आटा, दाल, चावल, गुड़, गेहूं, बाजरा, ज्वार पर भी 5% जीएसटी लगेगा। यानी अनब्रांडेड चीज जो लोग पैक करके बेचते हैं उस पे अब 5% जो है जीएसटी लगेगा। अस्पताल की अगर बात करें तो देखिए अस्पताल में 5,000 वाले कमरों पर भी 5% जीएसटी है। होटल के 1,000 वाले कमरे पर भी 12% जीएसटी लगेगा। वही ब्लेड, पेपर, कैंची, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच 18% जीएसटी आज से जो है लागू हो जाएगा। देखिए ये आम आदमी के लिए जो है बुरी खबर है, क्योंकि महंगाई की मार तो लोग झेल रहे हैं। इसी तरह से अगर और भी जो खाने पीने रोजाना इस्तेमाल की चीजों पर इस तरह से जीएसटी बढ़ेगा तो उसके रेट भी बढ़ेंगे, और रेट बढ़ेंगे तो जो खाने कमाने वाले रोजाना जो लोग हैं उन पर काफी जो है असर देखने को मिलेगा। फिलहाल विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है, विपक्ष लगातार इस पर आवाज उठा रहा है कि इससे आम आदमी जो है काफी झेलेगा। भावना एक सवाल ये करना चाहेंगे, आपने विपक्ष का यहाँ पर जिक्र किया, विपक्ष तो इस पर लगातार सवाल उठाता ही रहा, लेकिन हमने देखा कई दिनों से जो कारोबारी तबका है, बिजनेसमैन है जो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, उसने भी एहतजाज किया था, उसने भी इस पर एतराज जताया था कि इसको हटाया जाए वरना आम लोगों के लिए मुश्किल होगी। क्या सरकार पर इसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है?
देखिए, सरकार पर अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन अगर बात करें तो लगातार व्यापारी वर्ग जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ये पेपर लेटर जो है वो लिख रहे थे, लगातार अनुरोध कर रहे थे कि जीएसटी जो है वो घटाई जाए। हमने देखा कई व्यापारी संगठन ने निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो है देश की, उनको चिट्ठी लिखकर ये बताने की कोशिश की है कि देखिए, जिस तरह से जीएसटी के रेट अगर बढ़ेंगे तो कई चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे आम आदमी पे तो असर पड़ेगा और बिजनेस पे भी काफी असर पड़ेगा, क्योंकि लोग वस्तुओं को खरीदना बंद कर देंगे। तो इसीलिए चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन अब तक सरकार ने कोई इस पर रिएक्शन नहीं। देखिए, आज से सेशन की शुरुआत हो रही है, लोकसभा में भी जो विपक्ष के नेता है इस पर महंगाई के मुद्दे पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि हमने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से बात की, उन्होंने कहा था कि महंगाई का जो मुद्दा है वो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। तो महंगाई को लेकर भी आज सदन में कई सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन जिस तरह से आज जो है जीएसटी कई चीजों पे बढ़ रही है, देखने वाली बात होगी कि आम आदमी जो है वो किस तरफ रुख करता है, कि आम आदमी की जो जेब है वो तो ढीली होगी, लेकिन परेशानी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कोरोना काल के बाद देखिए महंगाई तो बढ़ी है। कोरोना के बाद बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी बेरोजगार है, उनके पास नौकरी नहीं है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, लोगों के घर में कई तरह के लॉस हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह से महंगाई पड़ेगी तो आम जनता कहाँ जाएगी, एक बड़ा सवाल है। जी चलिए भावना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। वाराणसी की जिला अदालत आज भी ज्ञानवापी केस पर समाअत करेगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की जानिब से अपना मौक़िफ़ रखा जा चुका है। हिंदू फरीक आज भी अपने दलाइल पेश करेगा। अदालत इस केस की बरकरारी पर समाअत कर रही है, यानी ये मामला अदालत में चलने के काबिल है या नहीं। बात है कि हिंदू ख्वातीन अकीदतमंदों की तरफ से दायर दरख्वास्तों में मंदिर में हर रोज़ पूजा करने के हक़ की मांग की गई है, जो कि मस्जिद के अहाते के अंदर है, और मंदिर के बहाली के लिए मस्जिद ही की कुछ हिस्से को हटाने का मुतालबा किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। नए सदर जमहूरिया के लिए इंतखाबात आज हैं। पार्लियामेंट और रियासती असम्बली में वोटिंग का अमल 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। एनडीए की जानिब से द्रौपदी मुर्मू, जबकि यशवंत सिन्हा अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। एनडीए उम्मीदवार को हुक्मरान इत्तेहाद समेत कमोबेश 27 जमातों की हिमायत हासिल है। द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी के साथ साथ बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, बीएसपी, एआईएडीएमके, टीडीपी, जनता दल सेकुलर, श्रोमणी अकाली दल, शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा की हिमायत हासिल है, जबकि अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, एआईयूडीएफ, टीआरएस समेत दीगर की हिमायत हासिल है। सदारती इंतखाबात खुफिया राशुमारी से होता है। चुनाव के लिए वोटरों के वोट की कुल वैल्यू 10,86,431 है। बीजेपी इत्तेहाद के पास कुल वोट का 48% है, जबकि अपोजिशन के पास 52% वोट है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। 25 जुलाई को नए सदर जमहूरिया की हलफ बर्दारी होगी। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मुद्दत कार 24 जुलाई को मुकम्मल हो रही है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। शंकर, आज काफी अहम दिन है, नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है, किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं आप? 10 बजे से चुनाव है। देखिए, आज वाकई में लोकतंत्र की खूबसूरती का आज बेहद खूबसूरत नज़ारा आज देखने को मिलेगा। एक तरफ आज मानसून सत्र की भी प्रारंभ हो रहा है। संसद में इस बात को लेकर काफ़ी जो एक यहाँ पे लोगों का जो आना जाना स्टार्ट हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि आज राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज कहा जा सकता है मतदान भी होना है। तो जिस तरह से बकायदा ये तमाम प्रक्रियाओं की अगर बात करें तो इसे ही लोकतंत्र की खूबसूरती, लोकतंत्र का बहुत ही खूबसूरत पर्व कह सकते हैं कि देश के राष्ट्रपति के चयन के लिए जिस तरह से तमाम विधायक, सांसद आज जो है वो तैयारी कर बैठे हैं और आज मतदान करेंगे। हालांकि जिस तरह से राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, वो काफ़ी चर्चा के केंद्र में हैं, क्योंकि लगभग उनके नाम पर मोहर लग चुका है। लेकिन तमाम जो औपचारिकता हैं वो औपचारिकताएं बाकी हैं, जिसमें कि पहली औपचारिकता आज पूरी होगी, वो है मतदान का। मतदान के बाद
लगभग पूरा स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से एनडीए के द्वारा और खासतौर पे बीजेपी के द्वारा जिस तरह से एक रणनीति तैयार की गई है कि किस तरह से ज़्यादा मत द्रौपदी मुर्मू को मिले, और इसके साथ साथ ये भी प्रयत्न किया जा रहा है कि जो बीजेपी की तरफ से जो भी यहाँ पे आज मतदान करेंगे या पूरे एनडीए की तरफ से जो भी मतदान करेंगे या एनडीए के फेवर में जो मतदान करें, तो किसी का वोट खराब ना हो, वो रद्द ना हो। इसके लिए कई मंत्रियों को, कई बड़े बड़े सांसदों, जो वरिष्ठ सांसदों को इसकी जिम्मेवारी दी गई, जिससे कि तमाम लोगों को और तमाम विधायकों को, सांसदों को बताया जा सके कि उनका क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, जिससे कि उनका वोट रद्द ना हो सके। तो इसकी तमाम तैयारियां की जा चुकी है और पिछले काफ़ी दिनों से इसकी तैयारियां की जा रही थी। आज मतदान होना है और मतदान के बाद जो 23 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। और एक तरह से कह सकते हैं कि देश के अगली राष्ट्रपति के लिए जो दो प्रमुख उम्मीदवार हैं, जिसमें कि द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू को कड़ी टक्कर दे रहे हैं इस बार यशवंत सिन्हा, जो कि बीजेपी में ही कई सालों तक रहे थे और इस काफ़ी योग्य उम्मीदवार जाने जाते हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के नाम को लेकर लगभग साफ हो चुका है कि देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनने जा रही है। क्योंकि जिस तरह से इस मामले में तमाम जो लोगों का जो एक रुझान है, खास तौर पर जो कुल वोट का जो एक परसेंटेज है, लगभग वो अभी से ही साफ हो चुका है। तो तकरीबन 60% से ज़्यादा जो मतदान है वो लगभग में एक द्रौपदी मुर्मू के फेवर में होता हुआ दिख रहा है कि आज जो मतदान होगा तो एक रुझान जो है वो रुझान पहले से दिख रहा है, और कहीं न कहीं ये रुझान ही साबित करता है कि द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होने जा रही है। यशवंत सिन्हा की बात करें तो यशवंत सिन्हा भी काफ़ी यशवंत सिन्हा की अगर बात करें तो यशवंत सिन्हा भी काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं चुनावी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि पूर्ण बहुमत जो है वो यशवंत सिन्हा के फेवर में जाता हुआ फिलहाल जो नहीं दिख रहा है, ऐसा रुझान बताया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से आज चुनाव होना है, चुनाव एक औपचारिकता है और औपचारिकता के बाद तमाम जो दावे हैं वो तमाम दावे द्रौपदी मुर्मू के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। और देश की पहली महिला आदिवासी महिला जो है वो एक राष्ट्रपति बनने जा रही है। इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू एक काफ़ी उड़ीसा के ऐसे मयूरभंज जो इलाका है जो काफ़ी आदिवासी बहुल है, इसके साथ साथ काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, उस इलाके से आते हैं। तो जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम एनडीए के तरफ से प्रस्तावित किया गया तो कहा जा सकता है कि उसी दिन से चुनाव जो है लगभग एक तरफा हो चुका था, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अब कई चीज़ें जो हैं उनके फेवर में जाता है कि द्रौपदी मुर्मू का नाम पहले, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने झारखंड में उन्होंने राज्यपाल के पद पर रहते हुए काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी, काफ़ी जो है कहा जा सकता है बेहतर तरीके से अपने प्रशासनिक अंदाज में उन्होंने काम किया था। और इसके साथ साथ जिस तरह से काफ़ी स्ट्रगल करके इस जगह पे पहुंची हैं, तो वो स्ट्रगल जो है अब एक देश में एक मिसाल बन रहा है। तो शायद इसी का तकाजा है कि जिस दिन द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवारी को लेकर जो रिजल्ट आएगा, उस दिन पूरे देश भर में बीजेपी बहुत बेहतर तरीके से एक अच्छे उत्सव की तैयारी जो है वो कर रखे हैं। इसकी उत्सव मनाने की जो तैयारियां हैं उसके मद्देनज़र काफ़ी वरिष्ठ नेताओं को, मंत्रियों को उसकी जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि समाज में एक अच्छा मैसेज भी देना है कि एक समाज के सबसे निचले स्तर के उसको कहा जा सकता है आदिवासी बहुल क्षेत्र से द्रौपदी मुर्मू को लाया गया और देश के सबसे ऊंचे पद जो कहा जाता है, सबसे वरिष्ठ पद जो कहा जाता है, वो राष्ट्रपति का पद उस कुर्सी पर बैठाया जा रहा है। हालांकि चर्चा के केंद्र में उपराष्ट्रपति का पद भी आया, जो पिछले 2 दिन पहले उनके नाम की घोषणा हुई थी कि एक किसान पुत्र को एनडीए की तरफ से। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रेसिडेंट पद के लिए आज चुनाव होना है और उसके लिए आज संसद भवन के आसपास काफ़ी सरगर्मियां आज सुबह से ही बढ़ गई हैं। नेता, सांसद, विधायक, उस तमाम जो लोग हैं थोड़ी देर के बाद 10 बजे से 10 बजे से वोटिंग का अमल शुरू होगा। तैयारियां तमाम मुकम्मल कर ली गई। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। मानसून इजलास के हंगामा खेज होने के आसार है। महंगाई, रुपए की गिरती कद्र, अग्निपथ स्कीम, मरकजी एजेंसियों समेत दीगर मुद्दों पर अपोजिशन हुकूमत को घेरने के लिए तैयार है। अपोजिशन जमातों ने गैर पार्लिमानी अल्फाज के किताबचे और पार्लियामेंट के अहाते में धरने और एहतजाज पर पाबंदी के मामले पर
तीखे रद्दमल का इजहार किया। अपोजिशन के इस तेवर को देखते हुए माना जा रहा है कि मानसून इजलास में हुकूमत को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। 12 अगस्त तक चलने वाले मानसून इजलास के दौरान 32 बिल पेश किए जा सकते हैं। और विनीत इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, आज काफी अहम दिन है, पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है और राष्ट्रपति का चुनाव भी है, तो किस तरह का माहौल है इस वक्त पार्लियामेंट में और क्या कुछ हो सकता है आज? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो उसकी शुरुआत जो है वो 10 बजे से होगी। अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है वोट डालने की प्रक्रिया जो शुरू होगी। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि संसद का जो मानसून सत्र है उसकी भी आज शुरुआत हो रही है। 11 बजे दोनों ही सदनों की शुरुआत होगी, लोकसभा की शुरुआत होगी और राज्यसभा की शुरुआत होगी। तो लेकिन सबसे अहम जो आज है वो आज राष्ट्रपति का चुनाव है। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जो संसद भवन परिसर में इसको लेकर के खास व्यवस्था जो है वो भी की गई है। कमरा संख्या जो 63 है, 63 है, उसमें 6 बूथ बनाए गए हैं जहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो अपने वोट को डाल सकते हैं। एक और विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 9 ऐसे विधायक हैं जो अपना वोट संसद भवन परिसर में डालेंगे। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के 4 विधायक जो है वो अपना वोट जो है वो संसद भवन परिसर में डालेंगे। दोनों ही पक्षों ने अपने में जो राष्ट्रपति चुनाव है उसको लेकर के काफी तैयारी की है। कल में शाम में जब एनडीए के नेताओं की बैठक हुई थी, मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने एक डमी में प्रक्रिया में जो होती है, डमी वोटिंग की व्यवस्था, ताकि जो एनडीए के नेताओं की कोशिश है कि अधिक से अधिक वोट जो है वो उनके पक्ष में पड़े और कोई भी वोट वो खराब ना हो, उसको लेकर के पूरी कवायद जो है वो यहाँ पर में की गई। और जिस तरह से डमी वोट होते हैं, जैसा वोट राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, उसी तरह की व्यवस्था की गई कि आखिरकार कोई भी वोट जो है वो खराब ना हो जाए। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि लगभग 2 दर्जन ऐसे सांसद और सैकड़ों ऐसे विधायक थे जिनका वोट जो है वो रद्द हो गया था। तो उसी को लेकर के एनडीए ने अपनी ओर से पूरी कवायद जो है वो की है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसद भवन परिसर में अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। वो मीडिया से भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो पहले वोट करने वाले लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम होगा। वो शुरुआती वोटरों में जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के वोटिंग में डाली जाती है, तो हम यह उम्मीद करते हैं कि शुरुआती वोटरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। तो पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर राज्यसभा सचिवालय ने पूरी तरह से कर ली है। और अब से थोड़ी ही देर बाद, लगभग थोड़ी ही देर बाद 10 बजे जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। हालांकि एनडीए में के अगर हम देखें जिस तरह के आंकड़े और गठबंधन जो है, उससे एनडीए में के जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका जीतना सुनिश्चित है, तय है। लेकिन पूरी तरह से एनडीए की ओर से कोशिश बिल्कुल, लेकिन नतीजे जब आएंगे तभी इस बात पर मुहर लग पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, मुंबई के मोहिंदर इलाके में नामालूम अफराद ने बीती शब 20 सड़क पर बीजेपी लीडर सुल्ताना खान पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। इन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक इनकी हालत मुस्तकम है। सुल्ताना खान महाराष्ट्र बीजेपी अक़लियती ख़वातीन मोर्चे की सदर। इन पर हमला उस वक्त किया गया जब वो अपनी कार में दीपक अस्पताल जा रही थी कि चंद मोटरसाइकिल सवार अचानक इनकी कार के सामने आ गए। इन्होंने कार के विंडोशील्ड और उन पर हमला कर दिया। सुल्ताना खान पर तेज धार वाले हथियारों से हमला किया गया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। वो तो मैडम हमारी बता सकती हैं, सुल्ताना खान जो हमारी वाइफ हैं वही बता सकती हैं कि असली का वजह क्या है, कारण क्या है। चलती चलती गाड़ी से बाइक से आके आगे रोक लिया और ऑल ऑफ सडन उतर के आगे का विंड स्क्रीन तोड़ा और लेफ़्ट साइड जहाँ पे मैडम हमारी बैठी थी वो ग्लास तोड़ के और मुंह पे स्टेप करने के लिए गए। हाथ में क्या था क्या नहीं, जब तक कि हम चिल्लाएं तब तक के हाथ के ऊपर उसने स्टैबिंग किया और बोला कि ये टोकन है, ये टोकन है, तुमको और तुम्हारे ख़ानदान को नस्तो नाबूद कर देंगे और तुम बहुत उड़ रही हो, और बेइंतहा गालियाँ दी हैं। वो मेरे पास आए तो उनके लेफ़्ट हैंड में उनको एक 5 सेंटीमीटर और एक और इस वक्त कोरोना के ताल्लुक से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के नए मामलों में आज कदरे कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 16,935 नए मामलों की तस्दीक हुई। इस दौरान 51 अमवात भी हुई। पिछले 24 घंटों में 16,069 अफराद शिफायाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले
मामले 1,44,000 से ज़्यादा है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 1,44,000 से ज़्यादा है। तो कोरोना के नए मामलों में आज कदरे कमी दर्ज की गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।